हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके बच्चों, आज आप पढ़ने वाले हो रियल एंड अपेरेंट वेट। ठीक है, रियल वेट एंड अपेरेंट वेट। अब रियल और अपेरेंट वेट का मतलब क्या है कि आपका रियल वेट क्या है और आपको फील कैसा होता है। सही है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेट क्या होता है। वेट क्या होता है, ऑफ कोर्स इसी की तो कहानी है सारी। तो वेट होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ gravitational pull of earth on an object। ठीक है, यही वेट होता है। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशन फोर्स पे डिपेंड करता है आपका वेट। यानी अगर आप ज़मीन पे हो तो आपका वेट कुछ और होगा, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटेशन फोर्स कुछ और है। जैसे ही आप चांद पे जाओगे तो आपका वेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चांद की ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स कुछ और है। अगर आप मार्स पे जाते हो वहाँ पे भी आपका वेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि वेट जो होता है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपना वेट चेंज कर सकते हो, तो अब आप फ़ौरन कहोगे कि ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर हम चांद पे चले जाएं तो हमारा वेट चेंज हो जाएगा, पहले के मुकाबले में कम हो जाएगा। और अगर हम मार्स पे चले जाएं, चलो हम ना चले जाते हैं किसी ऐसे सेटेलाइट पर चले जाते हैं जिसका मैस जो है वो सन जितना हो। ठीक है, ऑफ कोर्स ये होगा तो नहीं, शायद हो ही, तो मैस सन जितना हो, तो तब हमारा जो वेट है वो और बढ़ जाएगा। तो हम वेट को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग आवर लोकेशन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना वेट चेंज कर सकते हो ज़मीन पर रहते हुए, ठीक है, तो कैसे कर सकते हो? तो आपको ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी ना कि ज़मीन पे आपने अभी तो कहा ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है ज़मीन के सरफेस के ऊपर। तो आप कैसे चेंज कर सकते हो? तो उसको आप चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, इमेजिन करो कि यहाँ पर एक लिफ्ट थी। सही है। यहाँ पर आपने लटकाया एक मैस। सही है। और ये लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे खड़ा है बाहर एक बंदा, ऑब्जर्वर, जो इस लिफ्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। अब वो उससे पूछा जाता है कि इस पे आप हमें ना वो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है एफ इज इक्वल टू एम में, वो वाली ज़रा इक्वेशन तो लगा के दिखाओ। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना। अब वो सोचता है कि जी एक तो इसके ऊपर लग रहा है वेट, इसका नीचे गिराना, एम जी। एक इसके ऊपर लग रही है टेंशन, टी। और ये खुद भी एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो अब आपको पता है कि ये नेट फोर्स होती है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी लग रही होगी? नेट फोर्स ऑफ कोर्स लग रही होगी, क्योंकि आप हमेशा एक्सेलरेशन जो होती है ना, फोर्स की डायरेक्शन वही लेते हो जो एक्सेलरेशन की होती है। तो यहाँ पे टेंशन और एक्सेलरेशन सेम है ना, तो टेंशन माइनस एम जी इक्वल टू एम में, उसने कहा ये इतना होगा। और अगर आपने टेंशन की निकालनी है तो ये इधर चला जाएगा, एम ए प्लस एम जी, ये इतनी हो गई। ठीक है, उसने ये वैल्यू भी आपको इक्वेशन निकाल के दे दी कि ये इस स्ट्रिंग जो है इसके अंदर टेंशन इतनी होगी। तो अब क्या होता है कि एक ऑब्जर्वर जो है वो इसी लिफ्ट के अंदर चला जाता है। ये इसी लिफ्ट के अंदर, यहाँ पे हम दोबारा बना लेते हैं, यही लिफ्ट है, यही सारा कुछ है, उतना ही मैस है एम, और ये ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे खड़ा है। अब जब ये इसको ऑब्जर्व करता है, अब लिफ्ट तो ऊपर जा रही है ना, एक्सेलरेशन ए से जा ही रही है, लेकिन ये चूंकि अब लिफ्ट के अंदर है तो इस वजह से इसको कोई एक्सेलरेशन फील ही नहीं होती। तो इसके लिए एक्सेलरेशन कितनी होगी? ज़ीरो, क्योंकि ये इसके लिए तो ये मैस रेस्ट पे है ना, इसके लिए एक्सेलरेशन इस मैस की कितनी होगी? ज़ीरो। अब जब ज़ीरो है तो उसने सोचा एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है, तो अगर उसने ये बनाई तो उसने कहा कि जी एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है। तो उसने जो बनाई, उसने कहा जी आपके पास था टेंशन माइनस एम जी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो टेंशन इज इक्वल टू एम जी। अब इन दोनों ऑब्जर्वर्स ने जब अपने अपने रिजल्ट देखे,
तो यहाँ पे तो काफ़ी डिफरेंस था। इसका टेंशन आ रहा था एम ए प्लस एम जी, इसका टेंशन आ रहा था एम जी, इसका ज़्यादा आ रहा था, इसका कम आ रहा था। तो इन दोनों में से गलत कौन था? जब हमने रिजल्ट चेक किया इसका लेबॉर्ट्री में जाकर इन दोनों के ऑब्जर्वेशन का, तो हमें क्या मिला? हमें मिला ये वाली बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमने स्प्रिंग बैलेंस लगा दी है और हमें स्प्रिंग बैलेंस से ये वाली बिल्कुल सही। तो फिर इससे हमें क्या पता चला कि लगाया था इसने भी सारा कुछ सेम ही था, न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ किया था, लेकिन इसका जो आंसर था वो गलत क्यों आ रहा था? यही प्रॉब्लम आ रही थी कि इसने सारा कुछ सही किया है, फार्मूलाज भी सही लगाए हैं, कंडीशन भी सही चूज़ की हैं, फिर भी इसका आंसर आ रहा है गलत। वेट जो था इसका, अब वेट क्या है? टेंशन नहीं थी ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगा दो तो वो बैलेंस क्या करता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जितनी आपकी टेंशन थी उसी को कैलकुलेट करता है और वही वेट होता है, यानी टेंशन इज इक्वल टू वेट। तो यहाँ पे वेट में बड़ा मसला आ रहा था। तो यहाँ से हमें पता चला कि न्यूटन सेकंड लॉ तो ठीक है, बस लगाने की जगह जो थी वो गलत थी। वो कैसे गलत थी कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बंदा खड़ा था ग्राउंड पर, ठीक है, यानी खुद ये क्या कर रहा था, खुद इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? 0। लेकिन ये वाला जो था ये खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में था, यानी जिस फ्रेम में ये था वो खुद भी एक्सेलरेट कर रहा था। जिस फ्रेम में ये था वो नॉन एक्सेलरेटेड था, जिस फ्रेम में ये था ये एक्सेलरेटेड था। इसी वजह से इसका आंसर सही आया, इसका आंसर गलत आया। तो यहाँ से आपको पता चला कि न्यूटन सेकंड लॉज जो हैं, यानी न्यूटन के जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे आप किसी जगह पर लगा सकते हो, कई जगह पर वो एप्लीकेबल नहीं होते। कौन सी जगहों पर एप्लीकेबल नहीं होते? तो इन्हीं को देखते हुए हमने दो तरह के फ्रेम्स जो थे उनको डिफाइन किया। पहला फ्रेम था कौन सा भला? इनर्शियल फ्रेम। और दूसरा था नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके। अब इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसके अंदर जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उसकी खुद की एक्सेलरेशन 0 हो, ठीक है। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होता है कि ऐसा फ्रेम जिसके अंदर ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर का फ्रेम जो है वो भी एक्सेलरेट कर रहा हो, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही हो, चाहे वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो रही हो, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही हो, यानी एक्सेलरेशन इसकी नॉन ज़ीरो हो, तो हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अब न्यूटन के जो लॉज है ना वो इनर्शियल फ्रेम में तो वैलिड है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में अनवैलिड हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। अब अगर आपके पास कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम हो तो वहाँ पे तो आप न्यूटन सेकंड लॉ इसका मतलब लगा ही नहीं सकते, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको आप कैसे सॉल्व करोगे? उनको सॉल्व करने का तरीका आता है, उनका सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम यहाँ पर एक ऐसी फोर्स जो होती है वो करवा देते हैं इंट्रोड्यूस जो रियल में है ही नहीं, ठीक है, और उसको हम कहते हैं स्यूडो फोर्सेस। यानी यही जो प्रॉब्लम्स थे इनको सॉल्व करने के लिए हमने एक तरीका निकाला स्यूडो फोर्सेस को इंट्रोड्यूस कराने का। अब ये फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? इमेजिनरी फोर्सेस होती हैं, ये रियल में कोई फोर्स नहीं होती, बस हम इसको इस प्रॉब्लम को यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो प्रॉब्लम आते हैं ना न्यूटन लॉ लगाने में, उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए हम ये फोर्सेस इंट्रोड्यूस करा देते हैं, इनका कॉन्सेप्ट। Forces that used to solve problem by using Newton's law of motion. Newton's law of motion in non-inertial frame. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हो। अब ये कॉन्सेप्ट होता क्या है?
इस कॉन्सेप्ट में आप सिर्फ ये करते हो कि इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू माइनस एम ए। ठीक है, अब माइनस एम ए का मतलब क्या है ये भी हम देख लेते हैं। अब ये जो मास ऑफ एम है ये होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर नहीं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर की जो एक्सेलरेशन है ये होती है। राइट, और ये फोर्स जो होती है इसी को हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। बस करना ये होता है कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो वहाँ पे आपने खुद से ही ये एक अप्लाई कर देनी है। ठीक है, खुद से ही। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी अपनी एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में आपका खुद का फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ये लिफ्ट जो थी वो अपवर्ड जा रही थी, तो अगर आपने इसको डाउनवर्ड यानी इसके ऊपर सीडो फोर्स लगानी है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगानी है। अब हम देखते हैं कि क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। अब इसी वाले पे आ जाओ दोबारा से प्रॉब्लम पे। यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है, अब वो कह रहा है कि मेरी एक्सेलरेशन तो जीरो है। ठीक है, तो अब वो क्या करता है कि t इज इक्वल टू टी माइनस एम जी लगा देता है। अब इक्वल टू उसने क्या लगाना है, सीडो फोर्स। ठीक है, तो t माइनस एम जी, ये फटी जा रहा है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अब एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में थी ना, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसने माइनस एम ए लगा दिया। अब देखो t इज इक्वल टू, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे एम ए प्लस एम जी, आगे भाई यही वाला सेम टू सेम। तो इसका मतलब ये है कि सीडो फोर्सेस लगाकर अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी हो तो भी आप न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए अपना रिलेशन सही निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, उसमें एक वही दिया देखिए, मेरे आज तो बुक के मुताबिक आपने पढ़ना है, ये पीछे तो आपने सारा सूडो फोर्सेस वगैरह वगैरह और ये आपके मास वेट में तब्दीली क्यों आती है ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब बुक के हिसाब से आपने सबसे पहले पढ़ना रियल वेट क्या होता है। ठीक है, तो रियल वेट के लिए क्या करना है कि इमेजिन करो कि अभी आप खड़े हो, लिफ्ट जो है वो आपकी रेस्ट पे है और यहाँ पर ये जो वेट है एम जी, ये इसका मास है एम, और इस पर नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, और अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रही है टेंशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन इस फ्रेम की कितनी है, एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो फोर्स कितनी है यहाँ पर, टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितनी है यहाँ पे, T माइनस एम जी, क्योंकि ये कन्वेंशन है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन वाली को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाली को माइनस, और एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ पे जीरो आ गया। तो T इज इक्वल टू एम जी, और एम जी आपके पास कितना है, वेट, तो टेंशन इज इक्वल टू वेट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग आपकी वैल्यू नोटिस करेगा वो कितनी होगी, आपके रियल वेट के इक्वल होगी, एज लॉन्ग एज आपका ये जो लिफ्ट है वो रेस्ट पर रहती है या फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहती है। राइट, तो तब तक आपका वेट जो होगा वो क्या होगा, रियल वेट के इक्वल होगा, जब तक आपकी लिफ्ट की एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो रहती है। अब इमेजिन करो कि आपकी लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दी है। अब आगे आपने ये कंसीडर करना है कि आपकी जो लिफ्ट है वो अपवर्ड जा रही है। ठीक है, अपवर्ड जा रही है तो हम देखते हैं इसके लिए भी क्या होगा। समझो ये लिफ्ट है, ठीक है, ये इसके अंदर मैस लटका हुआ है एम, सही है, और ये खुद लिफ्ट जो है वो इस ए एक्सेलरेशन से जा रही है।
आप खड़े हो यहाँ पे बाहर, ठीक है। तो इसका वेट जो है वो कितना होगा, अब वेट इसका कितना होगा mg। अब ये बाहर खड़ा है, ये क्या कहता है कि एक्सेलरेशन हमेशा इसने उसी डायरेक्शन में लेनी होती है, फोर्स की डायरेक्शन में। तो t क्या कह रहा है कि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं ना, ये टेंशन माइनस mg, ठीक है, नेट फोर्स। और ये किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के। F इज इक्वल टू एम में होता है ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो आपके पास फोर्स है उसमें से दूसरी वाली फोर्स माइनस कर दो, नेट फोर्स यही होती है ना, वेक्टर सम कर लो इसका। तो यहाँ पे उसके पास जो टेंशन है वो कितना है, एम ए प्लस एम जी। अब यहाँ पे आपने भी किया है कि टेंशन इज इक्वल टू वेट है, तो यहाँ पे आपका वेट जो है वो कितना है, एम ए प्लस एम जी। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको अपना वेट जो है वो ज़्यादा मिल रहा है नॉर्मल से। तो यानी जब लिफ्ट अपवर्ड जाएगी और बाहर खड़े बंदे के लिए आपका वेट जो होगा वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा, ठीक है, आपके असल वेट से ज़्यादा फील होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपेरेंट वेट, ठीक है। अब इमेजिन करो कि आपकी जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, अब अपवर्ड नहीं जा रही, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो अब आप इमेजिन करो कि आपकी लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, वही लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ पर मैस है, ओके, और अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन जो है क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पर वेट कितना है उसका, mg, और यहाँ पर लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन। अब आपने जो वेट लेना है यानी फोर्स लेनी है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लेनी है ना, तो यहाँ पर आपका mg माइनस टी इक्वल टू एम ए, ओके। तो t इधर चला जाएगा, m इधर आ जाएगा, तो mg माइनस एम ए इक्वल टू टी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, t इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। तो यहाँ पे आपको अपना वेट जो है वो क्या मिल रहा है, माइनस हो रहा है ना, ये क्वांटिटी, ये आपका वेट है, ये इसका वेट है, और ये माइनस हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको अपना वेट जो है वो कम मिल रहा है नॉर्मल से। तो इसी वजह से अगर लिफ्ट जो है वो अपवर्ड जाएगी तो आपको मैक्सिमम वेट मिलेगा, डाउनवर्ड आएगी तो आपको मिनिमम वेट मिलेगा, ठीक है। अब इमेजिन करो कि आपकी जो बॉडी है यानी लिफ्ट जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आगे वाला जो केस है उसमें है आपका बॉडी जो है, लिफ्ट जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये लिफ्ट इसी को कंसीडर कर लो, ये नीचे वाली डायरेक्शन में आ रही है। अब आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी हो गई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो गई ना। तो यहाँ पर आपके पास, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, एम जी लेंगे ना, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू, और ये एक्सेलरेशन भी किसके बराबर होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो गई। तो एम जी, ये एम जी और ये हो गया टी, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर आपको टेंशन यानी आपका वेट जो होगा वो स्प्रिंग बैलेंस कितना शो करेगा, 0। तो ये सारे चार जो आपने केस डिस्कस किए हैं, इससे आपको इतना तो बेटा अंदाज़ा हो गया होगा कि जो आपका, जब आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में होते हो तो आपका मास वेट जो है वो उतना नहीं होता जितना आपका ट्रू वेट होता है। और ये होता क्यों है चेंज, ये भी आप पढ़ चुके हैं, स्यूडो फोर्सेस की वजह से। और स्यूडो फोर्सेस का सारा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्या बोला, न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको और अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि ये है आपका मैथ, ठीक है, मैथ इसको दिया हुआ आपका 0.5 इसका केजी वेट है, और एक्सेलरेशन इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकंड से। तो आपने इसका अपेरेंट वेट जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, इसके ऊपर अगर ये लटका हुआ है इसके साथ, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे लग रही है टी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एम जी। अब एक्सेलरेशन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपने क्या करना है, टेंशन
कोई लेना है माइनस एम जी, सॉरी माइनस, और इक्वल टू हो जाएगा एम ए। टेंशन आपने फाइंड करनी है। ये मैथ आपके पास आ गया 0.05, एक्सेलेरेशन 1.2, और ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ठीक है, तो टेंशन आपके पास हो जाएगी इन सारों को मल्टीप्लाई कराने के बाद 0.43 न्यूटन। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है कि सारा कुछ वही है। ठीक है, मैथ्स भी आपका कितना है 0.05 kg। ठीक है, और सारा कुछ वही है, बस अब आपकी एक्सेलेरेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है और इसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या होगा। अब बेटा देखो, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, नीचे की डायरेक्शन में वेट, यानी mg। तो होगा क्या, होगा ये कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आप पहले वेट लिखोगे, वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, वेट आपके पास कितना होता है एम जी माइनस टी, और ये एम ए। ठीक है, तो ये टी इधर चला जाएगा, एम ए इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो गया एम जी माइनस एम ए इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये मैथ्स आपके पास कितना आया 0.05 और जी 9.8 माइनस 0.05 और एक्सेलरेशन 1.2। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने से जो आपका आंसर आएगा वो इसका, अब देखो रियल वेट इसका कितना 0.5, लेकिन जो आपके पास आंसर आएगा ना वो 0.5 से छोटा होगा। ठीक है, इसी से सॉरी बड़ा हो, छोटा ही होगा, हाँ छोटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपेरेंट वेट हो गया। अब इमेजिन करो कि ये जो आपकी लिफ्ट है बजाय एक्सेलरेशन के ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या होगा। तो अगर ये आपकी लिफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई है, तो अब एक्सेलरेशन कितनी हो गई, जीरो हो गई ना। तो एक्सेलरेशन जीरो है, आपका मैस यहाँ पे एम जी है, ऊपर वाली डायरेक्शन में टी है, तो टी इक्वल टू यानी टी माइनस एम जी इक्वल टू ज़ीरो, तो टी इज इक्वल टू एम जी, यानी वेट आपका किसके बराबर होगा, रियल वेट के। मैस आपका कितना है 0.05 और जी कितना है 9.8। ठीक है, ये आपका रियल वेट है जितना इस मैस का है। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो आपको इस वेट से कम वेट देखने को मिलेगा, और जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी तब आपको इससे ज़्यादा वेट देखने को मिलेगा। हमेशा जब अपवर्ड जाते हैं तो आपका अपेरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए वो कम होता है। सही है, और ये जब आप एग्जांपल्स करोगे तो आपको इजीली इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो आज के लिए आपका लेक्चर सिर्फ इतना ही था। होप्स हो कि आपको रियल और अपेरेंट वेट समझ आ गई होगी, सीडो फोर्सेस की भी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।